ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट चैप्टर हमारा केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स, राइट। और इस चैप्टर में हम केमिकल रिएक्शन की स्पीड के बारे में बात करने वाले हैं, राइट। डे टू डे लाइफ में बहुत सारी केमिकल रिएक्शन ऐसी होती हैं जो एक मोमेंट के अंदर इंस्टेंटली हो जाती हैं, यानी ए को बी में मिलाया और रिएक्शन हो गई। और बहुत सारी रिएक्शन ऐसी हैं जिनमें होने में कई घंटे लगते हैं। कई रिएक्शंस ऐसी हैं जिनको होने में कई दिन लगते हैं। अपना प्रीवियस नॉलेज चेक कीजिए कि लेबोरेटरी में एसिड और बेस मिलाइए, न्यूट्रलाइजेशन इमीडिएटली हो जाएगा, राइट। आप लोग रस्टिंग ऑफ आयरन देखिए, उसको होने में कुछ घंटे लग जाते हैं, 5, 7, 8, 10 घंटे का टाइम। अगर आप लोहे को किसी भी मॉइस्चर और एयर के अंदर रख दोगे कहीं भी, तो उसके ऊपर रस्ट बन जाएगा। तो ये दो एग्जांपल जो हम देख रहे हैं कि एक बहुत जल्दी हो रहा है और एक बहुत स्लो हो रहा है, उन चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर में बात करेंगे, राइट। लेकिन कोई भी केमिकल रिएक्शन जब है तो उसको लिखने के लिए हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कि रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहा है किसके अंदर, प्रोडक्ट के अंदर। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, ठीक है। छोटी छोटी चीजें चैप्टर पढ़ने से पहले समझ लीजिए कि थ्रू आउट योर केमिस्ट्री व्हेन यू एनक्लोज्ड एनीथिंग इन दिस स्क्वायर ब्रैकेट, इट रिप्रेजेंट द कंसंट्रेशन, एंड कंसंट्रेशन मींस मोलर कंसंट्रेशन, मोलैरिटी। So it is mole per liter. This is the important point. So if I write here R, it represents concentration of reactant. I write here P, concentration of product. And what concentration? Molar concentration. तो मान लीजिए कि रिएक्शन शुरू हुआ और उस समय टाइम 0 था। ये रिएक्शन शुरू होने से पहले की बात है, उस मोमेंट की जब रिएक्शन शुरू नहीं हुआ था। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन R1 और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन P1। और आप सबको पता है ये कंसंट्रेशन तो 0 है शुरू में, राइट। रिएक्शन शुरू होने के थोड़ी देर बाद जब टाइम मान लीजिए T हो गया, तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को हम रिप्रेजेंट करेंगे R2 से और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करेंगे P2 से। एक बात सभी साइंस के स्टूडेंट जानते हैं कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन आप स्टार्ट करोगे तो हमारे पास केवल रिएक्टेंट होगा, प्रोडक्ट नहीं होगा। सो आई मेंशन हियर प्रोडक्ट इज 0, राइट। लेकिन जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड करेगा, आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे रिएक्टेंट धीरे धीरे कंज्यूम होता जाएगा और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। रिएक्टेंट खत्म होगा, प्रोडक्ट बढ़ेगा, राइट। तो एक बात क्लियर है कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है। तो आप क्लियरली मेंशन कर सकते हैं, राइट। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन R1 से घटकर R2 हो गई, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन P1 से बढ़कर P2 हो गई। और धीरे धीरे एक समय ऐसा भी आएगा रिएक्शन के दौरान जब रिएक्टेंट कंप्लीटली खत्म हो जाएगा और पूरा का पूरा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदल जाएगा, राइट। ऐसा सभी इरिवर्सिबल रिएक्शंस में होता है। लिमिटिंग रिएजेंट को ध्यान में रखना है कि कई बार हम लोग 2 रिएक्टेंट लेते हैं और एक रिएक्टेंट को एक्सेस में ले लेते हैं, राइट। तो स्टियोकोमेट्री को बड़ा स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है। स्टियोकोमेट्री का सीधा सा मतलब है, अगर रिएक्शन ए और बी मिलकर ए बी बनाते हैं तो एक बात क्लियर है कि ए का 1 मोल बी के 1 मोल के साथ रिएक्ट कर रहा है और ए बी बन रहा है। लेकिन अगर यही रिएक्शन AB2 होता तो फिर क्लियर सा मामला है भाई कि बैलेंस करिए रिएक्शन को, कि जब जब ए का 1 मोल खत्म होगा तब तक बी के 2 मोल कंप्लीट होंगे, ठीक। और AB2 का 1 मोल बनेगा, राइट। आप लोग इस रिएक्शन को यूं लिखिए A3B2, तो आप लोग ये कह सकते हो कि ए के 3 मोल बी के 2 मोल्स के साथ रिएक्ट करेंगे, तब रिएक्शन जाकर कंप्लीट होगा। तो स्टियोकोमेट्री भी इस टॉपिक का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमको ये सब भी ध्यान रखना पड़ेगा कि रिएक्शन का बैलेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है इसको समझने के लिए। तो एक बार थोड़ा सा क्विक रिपीट कर लेते हैं, इस पूरी चीज को दोबारा से स्टार्ट करते हैं, राइट। तो एक बार दोबारा लिख लेते हैं। एक रिएक्शन को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट के अंदर, राइट। और मान लीजिए
रिएक्शन के ड्यूरेशन में किसी टाइम t1 पर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन R1 और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन P1 मेजर की जाएगी किसी भी एक टाइम पर। वो टाइम रिएक्शन शुरू हुई तब का भी हो सकता है, शुरू होने के 2 मिनट बाद का भी हो सकता है, किसी भी टाइम इंटरवल पर हो सकता है, राइट। उसके बाद सो कंसंट्रेशन है तो वी विल रिप्रेजेंटेड एज R1 एंड रिप्रेजेंटेड एज P1, ओके। आफ्टर टाइम t2, उसके कुछ समय के बाद रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन घटकर R2 हो गई और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़कर P2 हो गई। क्लियर है कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन घटेगी और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो हम लोग ये कह सकते हैं भाई कि चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन में कितना चेंज आएगा तो सबको पता है भाई, फाइनल कंसंट्रेशन में से इनिशियल कंसंट्रेशन घटा दीजिए आप। यहां भी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में कितना चेंज आया, फाइनल कंसंट्रेशन में से इनिशियल कंसंट्रेशन घटा दीजिए। सो यू शुड रिप्रेजेंटेड R2 माइनस R1 इज डेल्टा R और ब्रैकेट। सो डेल्टा रिप्रेजेंट चेंज, bracket represent concentration and R represent reactant, change in concentration of reactant, right, and it is represented as delta P, change in concentration of product. So change in concentration means change in concentration of reactant and change in concentration of product. Point is clear, okay। दूसरा बात एक सबको पता है कि ये जो डेल्टा R है इसकी वैल्यू नेगेटिव होगी क्योंकि R1 डिक्रीज होकर R2 में बदला है, तो कम में से ज्यादा घटाओगे तो नेगेटिव आएगा, तो चेंज इन कंसंट्रेशन यहाँ नेगेटिव है, राइट। और यहां पर कंसंट्रेशन बढ़ी है, सो डेल्टा P चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट का वैल्यू पॉजिटिव है, ये ध्यान रखना, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, राइट। उसके बाद बात आता है भाई रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन, वो चेंज इन कंसंट्रेशन था और आप आ जाते रेट, रेट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो डेल्टा R अपॉन चेंज इन टाइम T2 माइनस T1, सो डेल्टा T, राइट, डेल्टा T अपॉन डेल्टा T, राइट। सो रेट ऑफ change of concentration of reactant and rate of change of concentration of product, क्या हो गया। अब स्टियोकोमेट्री ये कहती है कि अगर ये रिएक्शन बैलेंस है तो इसका एक मोल रिएक्ट करके इसका एक मोल बनाएगा, यानी जिस रेट से रिएक्टेंट कंज्यूम होगा उसी रेट से प्रोडक्ट बनेगा, ये स्टियोकोमेट्री कहती है। ऐसा हर इस रिएक्शन में होगा, ए बी मिलकर ए बी बना रहे हैं, तो हम कहेंगे भाई ए का एक मोल और बी का एक मोल रिएक्ट करके ए बी का एक मोल बनाएंगे, राइट। हम ये कहें भाई x प्लस वाई मिलकर और x प्लस वाई टू मिलकर XY2 बना रहे हैं, तो हम कहेंगे भाई x का एक मोल Y2 का एक मोल आपस में रिएक्ट करके और XY2 का एक मोल बना रहे हैं। लेकिन अगर यही रिएक्शन पहले भी अभी बात किया था, स्टियोकोमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ए बी, तो जब जब ए का एक मोल कंज्यूम होगा तब तक बी के 2 मोल कंज्यूम होंगे, राइट, सही। लेकिन एक बात क्लियर ध्यान रखिएगा कि ए एक मोल बी 2 मोल मिलकर आपस में क्या बनेंगे, AB2 का एक मोल बनाएंगे। तो यहां पर आपका अगला जो पॉइंट आ रहा है वो आ रहा है रेट ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन की रेट, और रेट ऑफ रिएक्शन इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, यानी जिस रेट से जिस स्पीड से रिएक्टेंट कंज्यूम होगा ना उसी स्पीड से प्रोडक्ट बनेगा। ये बात तो क्लियर है। अगर रिएक्टेंट जल्दी कंज्यूम होगा तो प्रोडक्ट जल्दी बनेगा, रिएक्टेंट धीरे धीरे कंज्यूम होगा तो प्रोडक्ट धीरे धीरे बनेगा, क्योंकि रिएक्टेंट को तो प्रोडक्ट में बदलना है। तो रेट ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट किया गया
रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो हम लिख लेते हैं भाई, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो दीज आर वेरी सिंपल पॉइंट। ओके, लेकिन एक बात समझने लायक है कि ये दो चीजें तो मैथमेटिकली बराबर हो ही नहीं सकती, इट इज नॉट पॉसिबल। व्हाई नॉट पॉसिबल? बिकॉज इट इज नेगेटिव एंड इट इज पॉजिटिव, सो इट इज नॉट पॉसिबल दैट कि ये दोनों चीजें इक्वल हो जाएं। तो हम लोग क्या करेंगे कि जब जब रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे, रिएक्टेंट के रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन के आगे एक नेगेटिव साइन लगाएंगे, और ये नेगेटिव साइन सिर्फ इस रेट को पॉजिटिव बनाने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। इस नेगेटिव, कोई पूछ ले भाई व्हाई नेगेटिव साइन इज यूज्ड, क्यों लगा दिया नेगेटिव साइन? रिएक्शन की रेट को पॉजिटिव बनाने के लिए नेगेटिव साइन है, और ये हर उस जगह लगेगा जहां आप रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लिखोगे, चाहे रिएक्टेंट 1 हो चाहे रिएक्टेंट 2, राइट। लेकिन प्रोडक्ट के आगे ऐसा कोई निशान नहीं लगाओगे। क्यों? और क्यों लगाना पड़ा? क्योंकि भाई ये दोनों चीजें मैग्नीट्यूड में तो इक्वल थी, लेकिन साइन में अपोजिट थी, और हम दोनों के आगे इज इक्वल टू का निशान लगा रहे हैं। और इज इक्वल टू का निशान लगने का मतलब क्या है कि दोनों बराबर होना चाहिए। इसलिए रिएक्शन की रेट को पॉजिटिव करने के लिए हमने क्या लगा दिया? नेगेटिव का साइन लगा दिया। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन? रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट, सो कोई दिक्कत ही नहीं है, जो कंसंट्रेशन की यूनिट वही चेंज इन कंसंट्रेशन की यूनिट, दैट इज मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। ओके, एंड टाइम मिनट में ले लीजिए, सेकंड में ले लीजिए, आवर में ले लीजिए, मोस्टली हम लोग सेकंड में लेके चलेंगे, अपॉन सेकंड। सो यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन इज मोल पर लीटर पर सेकंड, दिस इज द यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। तो बहुत सिंपली पॉइंट था, किसी भी टाइम इंटरवल t1 पर रिएक्टेंट R1, प्रोडक्ट T1, रिएक्टेंट धीरे धीरे घटकर R2 हो गया। जब टाइम t1 से t2 हुआ, प्रोडक्ट धीरे धीरे बढ़कर p2 हो गया। सो चेंज इन कंसंट्रेशन R2 minus R1 डेल्टा R, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट P2 minus P1 डेल्टा P। सबको पता है ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव है। अब मामला आ गया रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन T2 minus T1 डेल्टा T, राइट। फिर बात आया रेट ऑफ रिएक्शन किसे कहते हैं। तो एक बात क्लियर है कि जिस रेट से रिएक्टेंट कंज्यूम होता है उसी रेट से प्रोडक्ट बनता है, स्पीड बराबर होती है। तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू माइनस, राइट। माइनस क्यों लगाया पता चल गया, क्योंकि ये भी रेट ऑफ रिएक्शन है, ये भी रेट ऑफ रिएक्शन है, दोनों को बराबर लिखोगे तो बराबर होना भी चाहिए। ये नेगेटिव था, ये पॉजिटिव था, तो एक नेगेटिव साइन यहाँ पर यूज हुआ। तो बहुत सिंपल बात था, क्लियर है ये पॉइंट? ओके, A plus B will bring AB. So I write here rate of disappearance of AB. Disappearance of A. A किस रेट से डिसअपीयरेंस होगा? तो सीधा सा मतलब है भाई डेल्टा A अपॉन डेल्टा T। ये है उसकी रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस मतलब रेट ऑफ रिएक्शन in terms of A, right? Rate of disappearance of B, so that is delta B upon delta T, right? And rate of appearance of AB, that is delta AB upon delta T। और आप सबको पता है भाई स्टियोकोमेट्री ये कहती है सब बैलेंस्ड है, तो ये तीनों के तीनों वैल्यू इक्वल है। बस ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, और ये वैल्यू क्या है? पॉजिटिव है। सो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू माइनस डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू माइनस डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा ए बी अपॉन डेल्टा टी।
राइट। मैग्नीट्यूड में तीनों इक्वल थे क्योंकि स्टियोकोमेट्री कह रही थी, राइट। लेकिन साइन में इन दोनों के आगे नेगेटिव लगाना पड़ा क्योंकि ये रेट नेगेटिव आ रहा था, ये रेट भी नेगेटिव आ रहा था और मैग्नीट्यूड बराबर, तो हमें पॉजिटिव करना था, तभी तीनों बराबर हो पा रहे थे। पॉइंट क्लियर है भाई। तो और एग्जांपल लिखिए। अब मामला आता है कि अगर ये रिएक्शन ये होती है, राइट। सो अगेन द क्वेश्चन इज रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ ए डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी। ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, न्यूमेरिकल से यहीं से क्लियर होगा, कोई दिक्कत। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी। दो बी है लेकिन ये होल बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसमें दो बी तीन बी का मैटर नहीं है, सारा बी के डिसअपियर होने की रेट डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी, चाहे वो एक बी हो, चाहे दो बी हो, चाहे 100 बी हो, राइट। एंड रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ ए बी टू, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन। ए के डिसअपियरेंस का, बी का डिसअपियरेंस का, ए बी का। अब चेक कीजिए स्टियोकोमेट्री को। स्टियोकोमेट्री ये कहती है कि ए जिस रेट से डिसअपियर होगा उसके दुगने रेट से बी डिसअपियर होगा। ये तो क्लियर है। तो इसका मतलब ये हुआ भाई कि ये अब चीज बराबर नहीं हो सकती क्योंकि ये और ये में बहुत फर्क आ गया। इसका डिसअपियर होने का रेट इसके डिसअपियर होने के रेट के बराबर नहीं है। इसका डिसअपियर होने का रेट कितना है? डबल है। किससे? इसके डिसअपियर होने से। सो आई यूज 1/2। अब बताइए, अब ठीक है। बी जिस रेट से डिसअपियर हो रहा था वो डबल था, किससे? ए के डिसअपियर होने से ये वाला डबल था, तो हमने क्या किया, इसको 2 से डिवाइड कर दिया। 2 से डिवाइड करते ही अब इन दोनों के डिसअपियर होने की रेट क्या हो गई? इक्वल हो गया। हमें कैसे पता चला? 2 से स्टियोकोमेट्री कह रही है भाई ए जिस रेट से डिसअपियर होगा बी उससे डबल रेट से डिसअपियर होगा। ए जिस रेट से डिसअपियर होगा ए बी टू उसी रेट से बनेगा। स्टियोकोमेट्री पे ध्यान दीजिए। अब मैथमेटिकली फिर बराबर हो गए क्योंकि ये वाली वैल्यू डबल थी, किससे? इससे, और हम लिख रहे हैं बराबर, तो हमने इसको क्या किया? हाफ कर दिया है। पॉइंट क्लियर हो गया। सो ध्यान रखना कि जब भी आप रेट ऑफ रिएक्शन लिखोगे तो स्टियोकोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो होते हैं वो हमेशा इस तरह से फ्रैक्शन में चले जाएंगे। क्लियर हो गया ये चीज? तो मान लीजिए छोटा सा क्वेश्चन है 3x प्लस y एंड दैट इज 4z, राइट। और सिंपल लिख लेते हैं ताकि बैलेंसिंग भी क्लियर नजर आ जाए। x3y। सो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ x इज इक्वल टू माइनस डेल्टा x अपॉन डेल्टा t। माइनस रेट को पॉजिटिव बनाने के लिए लिखा है, सो आप हटा दीजिए, माइनस में वैल्यू आ जाएगी। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ y दैट इज डेल्टा y अपॉन डेल्टा t and rate of appearance of x3y, so delta x3y upon delta t, राइट। अब सबको पता है भाई ये वैल्यू नेगेटिव है, ये वैल्यू नेगेटिव, और ये वैल्यू क्या है? पॉजिटिव। रेट को पॉजिटिव बनाने के लिए आप लोग क्या करोगे? रेट ऑफ रिएक्शन जब लिखोगे इसके आगे नेगेटिव लगाओगे, इसके आगे नेगेटिव लगाओगे, और ये तो दोनों नेगेटिव लगाते पॉजिटिव हो जाएगा, और ये पॉजिटिव है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि x के डिसअपियर होने की रेट 3 गुना है, किससे? y से, यानी ये 3 गुना है इससे, तो ये 3 गुना है ना, इसको 3 से डिवाइड कर दोगे। 3 से डिवाइड करते ये बराबर, यानी करना रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ x इज डेल्टा x अपॉन डेल्टा t। जब बराबर लिखोगे रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू 1/3 डेल्टा x अपॉन डेल्टा t माइनस इज इक्वल टू माइनस डेल्टा y अपॉन डेल्टा t इज इक्वल टू डेल्टा x3y अपॉन डेल्टा t। अब एक बात क्लियर समझिए, ये माइनस 2 लगा रखा है क्योंकि ये वैल्यू नेगेटिव थी, ये नेगेटिव थी, और ये क्या है? पॉजिटिव थी, तो माइनस इसी में लगेगा। अब ये वाला जो रेट है ये 3 गुना है, किससे? इससे, इससे भी स्टियोकोमेट्री देखिए, तो ये 3 गुना है ना, तो 3 से डिवाइड कर दीजिए। अब ये क्या हो गया है? अब ये इक्वल हो गया। क्लियर हो गया पॉइंट? तो हम लोग न्यूमेरिकल्स में इस छोटे छोटे डाटा का बड़ा इस्तेमाल करेंगे। चेक कीजिए a + 3b ab 3।
So rate of disappearance of A, delta A upon delta T. Rate of disappearance of B, डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी। सबको पता है ये वैल्यू माइनस नेगेटिव आएगी, ये भी नेगेटिव आएगी। एंड रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ ए बी, सो डेल्टा ए बी 3 अपॉन डेल्टा टी। चेंज इन रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, राइट। रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे तो हमें ध्यान रखना है भाई कि बी जो है वो ए से 3 गुना ज्यादा रेट से डिसअपियर हो रहा है, ये 3 गुना है, ठीक होगा। तो इसको हमें 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। अब स्टियोमेट्री से सीधा लिखिए, बोलिए, यहाँ ध्यान दीजिए, नेगेटिव डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू नेगेटिव 1/3 डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू पॉजिटिव डेल्टा ए बी 3 अपॉन डेल्टा टी। दिस इज राइट। सो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ पी इज इक्वल टू डेल्टा P अपॉन डेल्टा T। रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ Q इज इक्वल टू डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T। रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ P3Q2 इज डेल्टा P3Q2 अपॉन डेल्टा T। रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे तो चेक करो भाई, आप सबको पता है इसके कंपेयर में ये दुगनी रेट से और ये तिगनी रेट से कंज्यूम हो रहा है, तो इसकी रेट को 3 से डिवाइड कर दो, इसको 2 से, तो सीधा स्टियोमेट्री कोएफिशिएंट बोलिए, -1/3 डेल्टा P अपॉन डेल्टा T इज इक्वल टू -1/2 डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T इज इक्वल टू प्लस डेल्टा P3Q2 अपॉन डेल्टा T। तो दिस इज वेरी सिंपल पार्ट। तो आप लोगों को फर्क होना चाहिए, पूछे रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ P, डेल्टा P अपॉन डेल्टा T, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ Q, डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ P3Q2 डेल्टा P3 क्या। लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन जब लिखोगे तो ये सब बराबर होगा, क्योंकि इसी रिलेशन से। तो अब मान लीजिए आपको रेट ऑफ रिएक्शन देते हैं और ये कहे रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ P निकालो, तो आपको तो इतना निकालना है ना भाई, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ P निकालना है। इस रेट ऑफ रिएक्शन को इस पूरे के बराबर रखिए, इसी पूरे के बराबर है, 3 को इधर लाते ही रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ P आ जाएगा। मान लीजिए रेट ऑफ रिएक्शन देकर आपसे रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ Q पूछ लेता, तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ Q मतलब डेल्टा क्या हो, ये पूछा है, यही पूछा है ना आप। लेकिन आपको पता है रेट ऑफ रिएक्शन इस पूरे के बराबर है, 2 को इधर ले आइए, आपके पास रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ Q आ जाएगा। तो बहुत सिंपल सा पार्ट, अभी क्वेश्चन करेंगे हम लोग, थोड़ा आगे चलते हैं। ओके, एक सिंपल सा पॉइंट ये भी है, एवरेज रेट एंड इंस्टेंटेनियस रेट। मान लीजिए रिएक्शन पूरा होने में 30 सेकंड्स का समय लेती है, तो ये जो उसकी जो रेट है वो 0 सेकंड से लेकर 30 सेकंड तक के एवरेज टाइम के बीच में निकाली गई है, तो दैट इज कॉल्ड एक्चुअली एवरेज रेट। लेकिन अगर ये कहे कि 5वें सेकंड में रिएक्शन की रेट कितनी रही होगी, तो ये उस पर्टिकुलर मोमेंट की रेट है, उसी समय की, तो उसे हम क्या कहेंगे, इंस्टेंट रेट। तो जब भी आपका चेंज इन टाइम डेल्टा टी लार्ज हो तो रिएक्शन को एवरेज रेट लिखा जाता है, और जब भी चेंज इन टाइम नियरली अप्रोचेस टू 0 हो, राइट, यानी ये समझ लो एक रिएक्शन 3:05 और 20 सेकंड पर शुरू हुई, और आपसे ये पूछा गया कि 3:05 और 3:05 और 50 सेकंड के बीच में रिएक्शन की रेट निकालो, तो चेंज इन टाइम कंसिडरेबली ज्यादा है, सो आप उसको डेल्टा से इस्तेमाल करोगे। लेकिन जहां भी चेंज इन टाइम बहुत बहुत कम हो, नियरली इक्वल टू 0 हो, तो फिर आप उसको डेल्टा ना लिख के स्मॉल चेंज dt से रिप्रेजेंट करोगे। बस वही चीज था, रेट ऑफ रिएक्शन एवरेज लिखोगे डेल्टा से, और इंस्टेंट लिखोगे तो dt से, कोई भी फर्क नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए। मान लीजिए एक सिंपल सा क्वेश्चन था, a प्लस बी ए बी, सो रेट ऑफ रिएक्शन अगर मान लीजिए टाइम इंटरवल ज्यादा है तो माइनस डेल्टा, और मान लीजिए रिएक्शन चलो ये थी A to B थी, राइट, सो -1/2 डेल्टा A अपॉन डेल्टा T इज इक्वल टू -1/3 डेल्टा B अपॉन डेल्टा T
इज इक्वल टू डेल्टा A2 B3 अपॉन डेल्टा T, दैट इज राइट। तो क्लियर हो गया। लेकिन अगर यही चीज आपको स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम लिखना, तो फिर जहां जहां डेल्टा लगाया बस वहां आपको क्या लगाना है, डी लगाना। तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है आप लोगों के लिए, बहुत सिंपल सी चीज है। क्लियर पॉइंट। तो इसी पॉइंट को अगर आप लोग थोड़ा ग्राफिकली समझने की कोशिश करते हो तो यूं समझ सकते हो कि ये कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये चेंज टाइम है। सबको पता है विद टाइम रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज होता है जैसे जैसे। तो अगर आप एक लार्ज इंटरवल ऑफ टाइम पर निकालना चाहो यहां से, और मान लीजिए आपने यहां तक निकाला, तो आप सबको पता है भाई ये जो पॉइंट है ये आपका भाई रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन शुरू में ज्यादा रही थी T1, और ये जो टाइम है ये आपका कितना है T2 है। तो यहां पर जो कंसंट्रेशन में चेंज आया ये इसकी R1 है और ये इसकी क्या है, यस दिस इज R1 और दिस इज R, राइट। सो चेंज इन कंसंट्रेशन इज माइनस डेल्टा R अपॉन डेल्टा T। माइनस तो लगाएंगे ताकि रेट पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो ये एक लार्ज इंटरवल ऑफ टाइम पर था, दैट टाइम T1 और T2। लेकिन अगर आपसे ये कहे कि इस मोमेंट के ऊपर बताइए आप लोग, राइट, तो ये वाला जो स्लोप है, अब आपको पता सर ये बहुत कम हो गया है टाइम इंटरवल, मान लीजिए T3 हो गया, तो यहां पर जो रेट निकलेगा वो माइनस dr अपॉन dt लिखा जाएगा। माइनस dr अपॉन dt, स्मॉल चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, दिस इज R2, दिस इज R3। This small change in concentration time, sorry, small change in time T2 से T3, which is nearly approaches to zero, जो जीरो के बहुत क्लोज हो। तो आप लोगों का टाइम इंटरवल ज्यादा है तो डेल्टा लिखे, टाइम इंटरवल कम है तो डी लिखे। प्रोडक्ट के लिए सेम ही ग्राफ आप सबको पता होना चाहिए किस डायरेक्शन के अंदर जाएगा भाई, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ती है टाइम के साथ, राइट। अगर आप लार्ज इंटरवल ऑफ टाइम लेके चलते हो तो फिर क्लियर सा मामला है, आपको डेल्टा लिखना पड़ेगा, और स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम लेके चले हो तो आप उसको डी लिखोगे। तो ये बहुत सिंपल सा चीज था। क्लियर हो गया। तो न्यूमेरिकल्स के लिए थोड़ा सा बेसिक तैयार करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके छोटे छोटे क्वेश्चंस करेंगे। लेकिन आप सब स्टूडेंट्स को एक बात क्लियर होना चाहिए, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं कि अगर मैंने रिएक्शन को लिखा है A प्लस बी और वी गिव यू AB or they need m plus n and it will give mm. So rate of disappearance of m is equal to delta m upon delta t. Rate of disappearance of n is equal to delta n upon delta t, and rate of appearance of mn is equal to delta mn upon delta t, राइट। और आप सबको पता है ये नेगेटिव और ये रेट को पॉजिटिव बनाने के लिए नेगेटिव का साइन लगा लीजिए, राइट। अब इन तीनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, बैलेंस्ड है, राइट। और तीनों ही को आप क्या लिखोगे, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एम अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एम अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा एम एन अपॉन डेल्टा टी। अब प्रश्न आता है कि मान लीजिए ये रिएक्शन ये होता है तो क्या करते, तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ एन सेम, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ एन द होल एन सेम, टू का कोई रोल नहीं है, होल एन, राइट। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ आई राइट हियर एन टू बैलेंस्ड है, राइट। सो एन टू, लेकिन हम सबको पता है भाई एन डबल रेट से डिसअपीयर होता है, तो जब हम इसको इक्वल लिखेंगे तो इक्वल होना भी चाहिए, लेकिन ये तो डबल से डिसअपीयर हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, स्टेबिलिटी कोएफिशिएंट को आगे लगा देंगे, राइट। अगर ये रिएक्शन ये होता है, सॉरी राइट है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ एन सेम, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ एन सेम, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ M3N2 इट्स दिस, बट रेट ऑफ रिएक्शन लिखोगे, सबको पता है इसके कंपेयर में जब इसका 1 मोल बनता है तो इसके 3 मोल कंज्यूम होते हैं, यानी इसकी रेट 3 गुना है खत्म होने की, और इसके कंपेयर में इसकी रेट दुगना है कंज्यूम होने की। तो जो 3 गुना था इसको तो 3 से डिवाइड करो, और जो 2 गुना था उसको 2 से डिवाइड करो, अब तीनों की रेट क्या हो गई है, बराबर हो गई है। तो आप लोग इसी कंटेंट के ऊपर चलते जाओगे, तो डायरेक्ट भी लिखना आप सबको
आना चाहिए, दैट इज a प्लस 3b और AB3. So how will you write rate of reaction? Is equal to minus delta A upon delta T is equal to minus 1 by 3 delta B upon delta T is equal to delta AB3 upon delta T, right? और आप सबको पता है rate of disappearance of A, rate of disappearance of B 1 by 3 नहीं, and rate of appearance of AB3. चलिए A2A plus 3B will give you A2B3. Rate of reaction is equal to minus 1 by 2 delta A upon delta T is equal to minus 1 by 3 delta B upon delta T is equal to delta A2 B3 upon delta T. अब आप सबको पता है भाई कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए सफिशिएंट माइनस डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी माइनस डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी, एंड रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ ए टू बी इज दिस. लेकिन क्योंकि सबको पता है इसकी तुलना में ये तिगुनी रेट से खत्म हो रहा था, ये दुगनी से खत्म हो रहा था, इसको 3 से डिवाइड किया, इसको रेट ऑफ रिएक्शन किसके बराबर है? इस पूरे के बराबर है, या फिर इस पूरे के बराबर है, या फिर इस पूरे के बराबर है. तो ये आ गया तो समझ लो न्यूमेरिकल्स तो हो गया है आप लोगों के लिए, वो बड़ा इशू नहीं है. तो नेक्स्ट क्लास में इसके छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स पे बात करेंगे, फिर आगे के टॉपिक्स पे मूव करते हैं. ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे.